में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ पर पहुंचे बाघ की। मैदानी इलाकों से काफी दूर अल्मोड़ा में बाघ पहुंच गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि नैनीताल के बाद अल्मोड़ा में भी बाघ नजर आने से दहशत का माहौल देखा गया है। यहां पर जागेश्वर धाम के पास शौकियाथल में बाघ नजर आया है। एक स्थानीय युवक ने बाघ को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। अल्मोड़ा में ये बाघ दिखने की पहली घटना हो सकती है। जिम कॉर्बेट पार्क में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से पास के भीमताल और नौकुचियाताल में भी बाघ नजर आया है। मगर अल्मोड़ा तक बाघ के पहुंचने से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी काफी हैरान हैं। अक्सर पहाड़ों पर बाघ की चहलकदमी नहीं होती है, लेकिन अब पहाड़ों पर बाघ पहुंचने से लोगों में दहशत है। अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि नैनीताल में भी हालात और ज्यादा खराब है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में भी बाघ की दस्तक हो चुकी है। भीमताल और आसपास के इलाकों में भी बाघ हमले कर रहा है। अब तक कई इंसानों को भी बाघ अपना शिकार बना चुका है, जिससे पूरे इलाके में दहशत है। भीमताल की स्पिनरो न्याय पंचायत में पड़ने वाले कई गाँव में इन दिनों हर तरफ फॉरेस्ट और पुलिस के ये वर्दीधारी जवान घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ आदमखोर हो चुके एक बाघ और गुलदार की दहशत फैली हुई है। ये खूंखार आदमखोर 3 ग्रामीण महिलाओं पर हमला कर चुके हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। हमारे ही तोक डोब में एक महिला को गले से मांस निकालकर मार दिया गया है। वहीं दूसरे गांव में मलवाताल ग्राम सभा कछैल तोक, वहाँ 3 दिन पहले वहाँ भी एक महिला मर गई है। निकल रहा है और बाहर के तो जो आ रहे हैं वो तो पता करके चले जा रहे हैं वहाँ पे, मगर जो गांव में आदमी रह रहा है वो बाहर निकलना मुश्किल है। बाघ और गुलदार के इस इलाके में दहशत ऐसी है कि लोग भगवान शिव के छोटा धाम कैलाश के दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के पुजारी मंदिर जाने को भी तैयार नहीं है। बाघ का खतरा है तो और पंडित जी भी मिले थे हमें मंदिर के, तो इस टाइम तो वो मना कर रहे हैं कि आप वापिस चले जाइए, आपके लिए अच्छा है। और गांव वाले भी सब मना कर रहे हैं। यहाँ दुकान पे पहुंचे थे, ये भी मना कर रहे हैं। फॉरेस्ट की टीमें लगातार आदमखोरों की एक्टिविटी पर निगाह बनाए हुए हैं। अब तो फॉरेस्ट टीम की तरफ से इन्हें ट्रैकुलाइज कर पकड़ने के भी आदेश मिल चुके हैं, लेकिन फॉरेस्ट की टीम के लिए ये ऑपरेशन बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। तो ऐसे में लोगों में दहशत बनी हुई है। फॉरेस्ट की टीमें लगाई गई हैं और बहुत बड़ा इलाका है। अगर मैं दिखाऊं तो पहाड़, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, इसमें भी गुलदार और बाघ दोनों की ही दस्तक देखी जा रही है। और जो फॉरेस्ट की टीम है वो लगातार निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि इस तरह की जो दुरूह मुश्किल जो हैं भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें बाघ को आखिर ट्रैंकुलाइज किया जाए तो कैसे किया जाए, गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया जाए तो कैसे किया जाए। बहरहाल लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। शैली नेगी, न्यूज़ 18, भीमताल। नैनीताल के धारी ब्लॉक में भी गुलदार के आतंक से ग्रामीण गुस्से में हैं और पिछले 1 हफ्ते में गुलदार के हमले से 2 महिलाओं की मौत के बाद ग्रामीणों ने तत्काल लापत को पकड़ने की मांग की है। हालांकि अब तक वन विभाग गुलदार को ट्रेस नहीं कर पाया है। वन विभाग ने 2 पिंजरे लगाए हैं। वहीं करीब 50 वन कर्मियों को आसपास के जंगलों में लगाया गया है। साथ ही वन विभाग ग्रामीणों से अपील कर रहा है कि वो अकेले घरों से बाहर ना निकलें। जो महिलाओं की जो समस्या है, जो जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बाघों द्वारा शिकार किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य। और जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमने आग्रह किया कि इस आदमखोर नरभक्षी को आप या तो पकड़िए या इसको मारने का आदेश जारी करवाइए। अभी हमने गांव आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पे बाघ की मूवमेंट हो सकती है। उसके लिए वहाँ पे हमने लोगों को तैनात किया गया और वहाँ लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है घर से दूर जंगल की तरफ को न जाए। रामनगर के कानिया गांव में बाघ के साथ ही गुलदार की दहशत से ग्रामीण सहमे हुए हैं। ग्राम प्रधान सुनीता के घर में लगे सीसीटीवी में गुलदार की चहलकदमी कैद हुई है और गुलदार घर के सामने रोड पर टहलता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीण इस वीडियो के सामने आने के बाद डरे हुए हैं। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। नई टिहरी जिला मुख्यालय से सटे केमसारी आंचल डेयरी क्षेत्र में इन दिनों गुलदार देखे जाने से दहशत का माहौल है और शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पानी के प्राकृतिक स्रोत और आसपास के क्षेत्र में सुबह और शाम को गुलदार घूमता हुआ देखा जा रहा है और एक बार पहले भी इस क्षेत्र में गुलदार ने एक बच्ची को हमला कर घायल कर दिया था।
वहीं वन विभाग की टीम बनाकर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से भी अंधेरे में अकेले बाहर न आने की अपील की है। रात के टाइम पे गश्त करवा रहे हैं और लोगों को जन जागरूकता भी लोगों को कर रहे हैं कि अंसारी ब्लॉक में थोड़ा सा, एक तो उस तरफ में थोड़ा गंदगी ज़्यादा है, नहीं पीछे की तरफ आंचल डेयरी के पीछे की तरफ गंदगी ज़्यादा है, वहाँ पिक्स वगैरह भी काफ़ी रहते हैं, तो उस कारण भी लेपर्डों का थोड़ा वहाँ पे आवागमन बना रहता है। जनता से ये अपील है कि भाई एक तो शाम के टाइम पे अकेले अकेले न निकलें, स्पेशली छोटे बच्चों को, महिलाओं को न भेजें। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दे दिया है। अब मोदी सरकार के इस बिल पर आए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पर सीएम धामी ने भी बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर के विकास पर मुहर है, भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इससे और ज्यादा एकता अखंडता मजबूत हुई है। सीएम धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक काम के लिए पीएम मोदी का आभार, धारा 370 को हटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया गया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया था, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग जाने के बाद अब बीजेपी का अगला एजेंडा पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का हो सकता है और जल्द ही इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो सकती है। सीएम पुष्कर धामी ने इस तरफ साफ इशारा किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसे सरकार को सौंपा जाना बाकी है। चर्चा थी कि 5 राज्यों खासकर एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखते हुए यूसीसी की प्रक्रिया को चुनाव नतीजों तक रोका गया था, लेकिन अब इन राज्यों के नतीजे भी आ चुके हैं और दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। इधर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, लिहाजा अब यूसीसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम धामी का कहना है कि अब जल्दी ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप देगी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारा संकल्प था कि हम यूसीसी को लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपना काम कर लिया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही जो आगे की प्रक्रिया हम उसको पूरा करेंगे। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मामले में उत्तराखंड देश में नजीर बनेगा। कि उत्तराखंड राज्य इस पे लीड लेने जा रहे हैं और बहुत जल्दी जो है इस पे जब निर्णय होगा तो ये पूरे देश के लिए एक नजीर भी बनने जा रहे हैं। यूसीसी वैसे भी बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने के मामले में भी विधानसभा का सेशन बुलाया जाना है, लिहाजा माना जा रहा है कि इसी महीने विधानसभा का सेशन बुलाकर सरकार आरक्षण और यूसीसी दोनों पर मुहर लगा सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत एट दी 2047 कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम से सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। वहीं कई विश्वविद्यालयों के कुलपति स्टूडेंट्स भी कार्यक्रम में जुड़े। पीएम मोदी ने देश भर से कुलपतियों को संबोधित भी किया। कांग्रेस नेता हरीश रावत और हरक सिंह रावत हरिद्वार सीट से लोकसभा के दावेदार हैं और हरीश रावत का कहना है कि बगावत करने वाले पहले पार्टी के लिए बलिदान दें, फिर आगे बात होगी। इस पर अब हरक सिंह रावत ने भी पलटवार किया है, सुनिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वो 3 राज्य जहां कांग्रेस नेताओं के झगड़े इतने बड़े हो गए कि पार्टी सिर्फ सरकार बनाने का सपना देखती रह गई। अब बारी लोकसभा चुनाव की है तो सबसे ज्यादा चर्चा हरिद्वार सीट की है। बीजेपी के लिए कमजोर सीटों में गिनी जा रही हरिद्वार सीट पर कांग्रेस की तरफ से 2 तय दावेदार हैं। एक दूसरे के धुर विरोधी हरीश रावत और हरक सिंह रावत।
यहाँ उम्मीदवार बनना चाहते हैं और अपने अपने हिसाब से दोनों फील्डिंग सजाने में जुटे हैं। पर क्या हरीश रावत इस सीट पर आसानी से हरक सिंह रावत को टिकट देने देंगे? क्योंकि बार बार हरीश रावत 2016 की बगावत का खलनायक हरक सिंह रावत को बताते हैं। न्यूज़ 18 ने जब सवाल पूछा कि क्या हरक सिंह रावत के रास्ते में फिर वो हरिद्वार में रुकावट बनेंगे, तो हरीश रावत ने ये जवाब दिया। देखिए, एक बार तो पार्टी को लाने के लिए कुछ बलिदान करें। सब जगह गपागप बढ़िया ही चम्मच मारने के लिए जाएंगे तो जो बाकी लोग हों वो क्या करेंगे? जो डिप्राइव्ड क्लास है, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ता, इनके दल बदल, इनके धोखाधड़ी 2016 की, इनके इस लोकतंत्र की जो इन्होंने हत्या की, उसका परिणाम है। तब से कांग्रेस उत्तराखंड में रास्ते पर आ ही नहीं पाई। हरीश रावत अभी पार्टी के लिए बलिदान और परीक्षा चाहते हैं, पर यही बात अब हरक सिंह रावत को नागवारा गुजरी है। हरक सिंह रावत के मुताबिक अगर इतनी दिक्कत थी तो पार्टी में क्यों लाए और आखिर कितनी और परीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात पार्टी का भला नहीं होने देगी। आप भी तो थे ना सम्मिलित कराने वालों में, तो मत कराते, मैं नहीं कराते सम्मिलित। आपने सम्मिलित करा लिया, उसके बाद इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए। तो मैंने तो दे चुका हूं परीक्षा, और अब मैं सोचता हूं ये सब चीजें इस समय, अब जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है उस दौर के बाद भी अगर हम ये बात कहें गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो बहुत उखड़ेंगे फिर। तो इसका मतलब हम नहीं चाहते कांग्रेस खड़ी हो। कोई भी व्यक्ति जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी कर रहा है, इसका मतलब वो कांग्रेस का हितैषी नहीं है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत को अगर 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो इंतजार 2027 विधानसभा चुनाव तक करना पड़ेगा। इसीलिए राज्य बनने के बाद हमेशा सत्ता के नजदीक रहने वाले हरक सिंह रावत को हरीश रावत की बात नागवारा गुजरी है और खुद उम्मीदवार की रेस में दिख रहे हरीश रावत 2016 की बात कहकर हरक सिंह को हरिद्वार से दूर रखना चाहते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। टिहरी झील के चारों तरफ रिंग रोड बनाई जाएगी, लेकिन रोड की वजह से झील के व्यू साइट में कोई रुकावट न आए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश सोमवार को मीटिंग में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिए। टिहरी झील के चारों तरफ जल्द ही रिंग रोड का काम शुरू होना है, जिसकी लंबाई 234 किलोमीटर की होगी और इस टूरिज्म प्रोजेक्ट पर 7,500 करोड़ रुपए का बजट खर्च होना है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इटली की तर्ज पर टिहरी झील प्रोजेक्ट को डेवलप किए जाने की जरूरत है ताकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहां पर आ सकें। वो रिंग रोड ऐसा बने कि वो किसी भी स्ट्रक्चर के सामने ना आए, कोई होटल के सामने ना आए, जो हमारा वहाँ काटकोन स्टाइल पे पूरा रिजॉर्ट बनने जा रहा है उसके सामने ना आए, क्योंकि रोड के आने से आवाज़ आती है और डिस्टर्बेंसेस पैदा होते हैं। मैं जब इटली में लोग कोमो गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो भी रिजॉर्ट्स बने हैं उनके आगे कोई रोड नहीं है और सीधे लेक दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि अनइंटरप्रेटेड व्यू होना चाहिए और वर्जिन व्यू होना चाहिए। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। टम्टा ने कहा कि राज्य में तेजी से उद्योग बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में रेल और सड़कों के साथ ही हवाई कनेक्टिविटी को भी और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टनकपुर, बागेश्वर और टनकपुर जौलजीबी रेल लाइन जल्द से जल्द बननी चाहिए, साथ ही सड़कों की हालत भी ठीक की जानी चाहिए। जो रेल का नेटवर्क था, मैं समझता था टनकपुर, बागेश्वर और टनकपुर जौलजीबी में पैसा देंगे, या इस कुमाऊं क्षेत्र में जो रोड है हल्द्वानी से लेकर अल्मोड़ा, बागेश्वर, मुंशियारी या अन्य रामनगर से रानीखेत पे इन रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भारत सरकार कुछ आगे बढ़ेगी, जिससे यहाँ भी पर्यटन की आप एक तरह मानसखंड की बात करो और हमारी रोड है। रामनगर में पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप यह है कि एक्सीडेंट के बाद घायल हालत में लाए गए मरीज को कुछ देर के इलाज के बाद घर भेज दिया गया। घर पहुंचते ही आधे घंटे के बाद मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने और ठीक से इलाज न करने का आरोप लगाया।
यहाँ पर एक सड़क हादसे के बाद 3 लोगों को अस्पताल लाया गया था और इन्हें प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। अब 3 में से एक शख्स को घर में पेट में दर्द हुआ, दोबारा अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जो बंदा चला रहा है उसको उन्होंने नॉर्मली आधे घंटे में डिस्चार्ज दे दिया। जब हम उनसे वापस घर लेके गए हैं, ठीक 1 या 1:30 बजे उसके पेट में फिर से दर्द हुआ। जब यहाँ पे लेके आए तो इन्होंने बोला कि इस पर अब कुछ नहीं है, इसकी डेथ हो चुकी है। तो हमारे को, मैं प्रशासन से भी गुहार करना चाहता हूँ, पोस्टमार्टम के लिए भतीजे का अभी हमारा शव गया हुआ है, निष्पक्ष जाँच करें। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है, जो भी वहाँ स्टाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तहसीलदार रामनगर जाके पूरी सफाई व्यवस्था के बारे में जांच करें। अफ्रीका के गाम्बिया देश गए रामनगर के लकी मेहरोत्रा की तबीयत 3 महीने पहले बिगड़ गई और जब वो वहां से एक हॉस्पिटल में आईसीयू में उन्हें एडमिट करा दिया गया है। उनकी पत्नी ने रामनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको एयर एम्बुलेंस से भारत लाने की मांग की है। उनका ये कहना है कि उनकी किडनी, लिवर इत्यादि में दिक्कत है। वहां के डॉक्टर्स का ये कहना है कि भारत में उनका अच्छा इलाज संभव है। ऐसे में उनकी पत्नी ने अब सरकार से उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए लाने की गुहार लगाई। चूंकि वो आईसीयू में है तो उन्हें साधारण रूप से यहां पर लाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसलिए सरकार से ये चाहती हूँ कि भारत सरकार मेरे पति को एयर एम्बुलेंस से यहाँ लेके आए, क्योंकि उनको लंग्स में प्रॉब्लम है, तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, वो ऐसे नहीं आ सकते। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। कोटद्वार में टूटे मालन नदी पुल को 5 महीने हो चुके हैं और भावर क्षेत्र के लोगों ने पुल और चिल्लर, हालांकि वन विभाग फिर से इसे आबाद करने की प्लानिंग कर रहा है। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद छियालिक एक दौर में कुमाऊं का सबसे सुंदर इलाका था। इस इलाके की पहचान फूलों की घाटी के रूप में हुआ करती थी, लेकिन चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड कटने से इसकी सुंदरता तार तार हो गई है। हालात ये कि रोड कटने के बाद यहाँ साल भर खिलने वाले फूल खत्म हो गए और यही नहीं, रोड कटने के बाद यहाँ बड़ी आवाजाही ने पर्यावरण को भी खासा नुकसान किया है। अब तो आलम यह है कि जिस इलाके को निहारने देश दुनिया से लोग पहुँचते थे, वहाँ अब नाम मात्र के फूल बचे हैं। एक जो है फूलों की घाटी के रूप में देखते थे छियालेख को। अगर आप वहां पर जाएंगे, बूंदी से ऊपर छियालेख जिसको उसकी सुंदरता थी, वहां पर इस तरह से बिहारों ने खोद दिया कि इसकी पूरी सुंदरता खत्म हो गई है। तो इसमें भी सरकार को जांच करनी चाहिए भाई, आखिर बिहारों को कितना लैंड उन्होंने सड़क के लिए जो है परमिशन दी थी। असल में लिपुलेख रोड मालपा से सीधे गरव्यांग के लिए कटनी थी, लेकिन कठिन चट्टान होने के कारण बीआरओ ने रोड का अलाइनमेंट ही बदल डाला। नतीजा ये रहा कि जहां एक तरफ 36 खतरनाक बैंड पार कर छियालिक की राह तय हो रही है, वहीं फूलों की घाटी को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक दौर में छियालिक में मौजूद फूलों की घाटी मानसरोवर यात्रियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब वन विभाग फिर से फूलों की घाटी को आबाद करने का प्लान बना रहा है। विभाग की माने तो बाकी बची हुई जमीन पर फिर से फूलों की घाटी तैयार हो सकती है। वहाँ पे अभी तो बहुत बड़ा रोड बन गया है, बट उसमें कुछ कुछ बीच बीच में जगह है जहाँ पे हम फिर से उसको रीएस्टेब्लिशमेंट करने का सोच रहे हैं। तो उसका रीप्लान करके उसमें हम जो वहाँ की लोकल स्पीसीज थी, हर्ब्स थी, शर्ब्स थी जो पहले थी, उसी को हम फिर से कैसे रीजर्मिनेट करके फिर उसको रीग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उसका हम प्लान बना रहे हैं। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड कटने के बाद अब इस इलाके में सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है और यही नहीं, आदि कैलाश के दर्शनों के लिए हर साल हजारों लोग आ रहे हैं। ऐसे में अगर वन महकमा फूलों की घाटी फिर से तैयार करता है तो तय छियालिक के दिन आसानी से बहुर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली में पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि नीति घाटी में प्राकृतिक झरने पीने का पानी तक जम गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों पर झरने जम गए हैं। उन्होंने बर्फ का रूप धारण कर लिया है। कड़ाके की ठंड के बीच घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि मलारी से आगे ग्रामीण नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आईटीबीपी और सेना के जवान देश की सुरक्षा में तैनात हैं।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए महाबहस।